अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि ईरान इजराइल जंग में आज क्या हो रहा है। ईरान में परमाणु तबाही की जानकारी मिल रही, क्योंकि ईरान एक के बाद एक बड़ी मिसाइल दाग रहा है। ये आप देख रहे हैं, ईरान ने आज एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और यह मिसाइल सीधे जाकर इजराइल में गिरी। और ये देखिए जरा, इजराइल के आसमान में आपको ये बैलिस्टिक मिसाइल नजर आ रहे हैं। ये जो लाइन बनी है आसमान में, जो लकीरें देख रहे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। आप देख रहे हैं पूरा आसमान, इजरायली आसमान ईरान की मिसाइलों से घिरा हुआ है। एक जाल बना लिया है मिसाइल ने। एक साथ दर्जनों मिसाइल दागी थी ईरान ने। और देखिए ये मिसाइल उसके बाद यहां आकर गिरी है तेल अवीव में, एक बड़ी इमारत के पास इजराइल में ईरानी मिसाइल गिरी। उसके बाद देखिए, यह है इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज। इजराइल का शेयर बाजार जहां से चलता है, उस स्टॉक एक्सचेंज पर धमाका हुआ है। देखिए पूरी इमारत खंडर में तब्दील हो गई है, पूरी इमारत जर्जर हो गई है। यह स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग इजराइल की आप देख रहे हैं, जिस पर ईरान ने हमला किया था। वाह 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 वाह। उसके बाद देखिए जरा, ईरान ने इजराइल के एक बड़े अस्पताल पर अटैक किया है। इजराइल कह रहा है ये युद्ध अपराध किया है खमनेई और उनकी सरकार ने। ये इजरायली अस्पताल की तस्वीर देख रहे हैं। वहां का बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल किया, हेलीपैड भी बना था, एयर एम्बुलेंस से हेलीकॉप्टर भी आते थे, वो भी उतरते थे। और उस अस्पताल पर ईरान ने अटैक किया है इजराइल के। उसके बाद देखिए, खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उस अस्पताल पहुंचे जिस पर ईरान ने अटैक किया है। और अस्पताल पहुंचने के बाद हालात का जायजा लिया है, किस तरह का हमला था, कितना नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखने के बाद नेतन्याहू बहुत गुस्से में है कि ईरान उनके अस्पतालों पर अटैक कर रहा है। नेतन्याहू अब कह रहे हैं ये वॉर क्राइम है, युद्ध अपराध कर रहा है, ईरान के अस्पतालों को निशाना बना रहा है।
अगली तस्वीर देखिए और इन हमलों के बाद तेहरान की तस्वीर है। ईरान के तेहरान में लोग सड़कों पर निकले, झंडे लेकर जश्न मना रहे हैं। तो तेहरान में जश्न था और नेतन्याहू गुस्से में थे। नेतन्याहू ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है और आगे की तैयारी पर बात की है कि आगे कैसे एक्शन लेना है ईरान के खिलाफ। नेतन्याहू आपको बीच में नजर आ रहे हैं, लगातार वो अपनी कैबिनेट के साथ भी बैठक कर रहे हैं, वॉर रूम में भी नजर आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी जा रहे हैं जहां ईरान के हमले हो रहे हैं। और इस बैठक के बाद देखिए अगली तस्वीर, यह है ईरान का एटमी रिएक्टर। इजराइल के टारगेट पर वो बड़ी जगह है, इस एटमी रिएक्टर पर इजराइल ने अटैक किया ईरान की। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं बाकायदा इजराइल ने जारी किया, उनके फाइटर गए हैं ईरान के आसमान में। आपको दिखा रहा हूं कि इजराइल ने किस तरह से ईरान के न्यूक्लियर एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया है। बाकायदा फाइटर गए हैं और लोकेट किया है कहां पर, अराक एटमी रिएक्टर है, इसका नाम था अराक। अराक का लोकेशन टारगेट किया है और उसके बाद जहां ये पूरा संयंत्र चल रहा था वहीं पर टारगेट किया है, फाइटर से मिसाइल दागी है और पूरे एटमी रिएक्टर को तबाह कर दिया है। तबाह करने के बाद की तस्वीरें देखिए, जो धुआं उड़ता दिख रहा है, पहाड़ी के बीच बना हुआ है ये एटमी रिएक्टर। यहां अटैक किया है इजराइल ने ईरान के। इस तरह से अलग जगहों पर बनाए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, एटमी रिएक्टर या परमाणु का जो काम होता है, और पहाड़ियों के बीच में यह एटमी रिएक्टर था जहां अटैक किया है इजराइल ने। अब आपको बताऊं कि इस एटमी रिएक्टर में क्या हो रहा था, कहां मौजूद था, कैसे इजराइल ने इस पर हमला किया है। देखिए, यह है वो एटमी रिएक्टर जो मैंने आपको दिखाया। इजराइल ने पहले ईरान के परमाणु अड्डों को टारगेट किया था और अब वो ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला कर रहा है। तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर अराक में यह बड़ा एटमी रिएक्टर है। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है, इसे परमाणु रिएक्टर भी कहते हैं। हैवी वाटर का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने में होता है और परमाणु रिएक्टर से आमतौर पर परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, लेकिन ऐसे रिएक्टर से प्लूटोनियम भी बनाया जा सकता है। आप कहेंगे प्लूटोनियम क्या है? जैसे यूरेनियम को संवर्धित कर परमाणु बम बनता है, ऐसे ही प्लूटोनियम से भी परमाणु बम बनाया जा सकता है। अमेरिका ने, आपको याद होगा, 1945 में जापान के नागासाकी में जो बम गिराया था, कहते हैं वो परमाणु बम प्लूटोनियम से ही बना हुआ था। मतलब अराक एटम रिएक्टर भी परमाणु बम का रास्ता था। साल 2000 में ईरान ने खुफिया तरीके से इसे शुरू किया, तब उसे इसका इस्तेमाल अपने परमाणु कार्यक्रम में करना था। लेकिन 2015 में अमेरिका और यूरोप से उसने एक संधि की जिसके मुताबिक वो रिएक्टर का इस्तेमाल हथियार बनाने में नहीं करेगा। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस संधि से खुद को अलग कर लिया। अगले साल से ईरान ने रिएक्टर के दूसरे चरण पर काम शुरू कर दिया और इजराइल का दावा है कि ईरान इसका खुफिया इस्तेमाल कर रहा है और वो अराक रिएक्टर से हर साल 8 से 10 किलो प्लूटोनियम बना रहा है। प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर वो परमाणु बम बनाने की तैयारी में है और इजराइल ने यहां लोगों को पहले ही इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी और फिर हवाई हमला कर एटमी रिएक्टर को तबाह कर दिया, यानी ईरान के एक और परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है इजराइल ने, वो दावा कर रहा है। सुनिए, नेतन्याहू खुद परमाणु रिएक्टर और उनके परमाणु बम बनाए जाने पर क्या कह रहे हैं। נמשכת הלחימה העצימה ברצועת עזה. तेहरान का आसमान हमारे कब्जे में है।
हम खामनेई के शासन पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमने उनके कई परमाणु ठिकाने, मिसाइल सेंटर और कमांड सेंटर को भारी नुकसान पहुंचाया है। दुनिया के कई नेताओं से मैंने बात की है और वो भी हमारे हमलों से काफ़ी प्रभावित हैं। इस जंग में हमें भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन हमारा देश और हमारे लोग काफ़ी मजबूत हैं। हम ईरान में अपना लक्ष्य हासिल करने से पहले रुकेंगे नहीं। אני מבקש להודות לנשיא טראמפ. अब सोचिए कि इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिका भी इस जंग में कूदने वाला है। ट्रंप ने इशारों में खुद बता दिया है, कह दिया है एक हफ्ता ज्यादा है, एक हफ्ते के आखिर तक वो खुद इस जंग में होंगे। अगली तस्वीर देखिए, अमेरिका में ये प्लेन दिखाई दिया है, इसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन। दिखने का मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप डूम्सडे देख रहे हैं। अमेरिकी हवाई अड्डे पर ये डूम्सडे दिखने का मतलब है कि क्या कुछ न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, कुछ न्यूक्लियर खात्मा होने वाला है। ये डूम्सडे आप देख रहे हैं। अमेरिका में डूम्सडे उड़ रहा है। डूम्सडे उड़ना खतरे की घंटी है। क्यों इसे खतरे की घंटी माना जाता है, इसकी खासियत क्या है, और इसके आने के बाद चारों तरफ खबरें छपने लगी कि अमेरिका में डूम्सडे प्लेन नजर आ रहा है। देखिए जरा क्यों दिखाई दे रहा है ये डूम्सडे। ये है वो डूम्सडे। अमेरिका के आसमान में डूम्सडे प्लेन उतरने से ही हड़कंप मच गया है। ईरान इजराइल जंग के बीच दुनिया भर में टेंशन है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या परमाणु हमले का खतरा है। परमाणु हमले के समय इसका इस्तेमाल होता है, परमाणु हमले के दौरान इस्तेमाल के लिए ही इसे बनाया गया है। इस दौरान यह अमेरिका के टॉप सैन्य अधिकारियों को बचाता है, राष्ट्रपति से लेकर बड़े नेताओं को भी सुरक्षा मुहैया कराता है। संकट के वक्त हफ्ते तक आसमान में रह सकता है, इसकी खासियत एक ये है। दूसरा, परमाणु हमला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले का असर भी इस पर नहीं होता है। दुश्मन देश पर सभी तरह के हमले करने में सक्षम है। बिना जमीन पर उतरे 35 घंटे से ज्यादा वक्त तक हवा में रह सकता है। E4B नाइट वॉच विमान को डूम्सडे प्लेन के नाम से भी जाना जाता है और अमेरिका का डूम्सडे प्लेन प्रलय का जेट नाम से भी मशहूर है। डूम्सडे प्लेन एक चलता फिरता कमांड सेंटर जैसा है। करीब 4 घंटे से कुछ ज्यादा तक इसने उड़ान भरी। 9/11 के दौरान अगर आपको याद हो कि राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका इस्तेमाल किया था। 1995 में तूफान ओपल के दौरान भी इस जेट का इस्तेमाल किया गया था और अब एक बार फिर अमेरिका के आसमान में यह विमान दिखा है। वॉशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज की ओर उड़ान भरते दिखा है और इससे सवाल उठ रहा है क्या अमेरिका जंग में कूदने वाला है। E4B प्लेन में एक ब्रीफिंग रूम मौजूद है, एक रणनीतिक कक्ष है, एक संचार कमरा बना हुआ है। E4B विमान में 112 तक लोग सवार हो सकते हैं और उससे ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं। यह 7000 मील से अधिक की दूरी तय कर सकता है। यह है इसकी खासियत। यह अगर आ गया है तो इसका मतलब इशारा साफ है, कुछ बड़ा होने वाला है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ट्रंप ने साथ ही साथ एक बड़ी बैठक की है। ट्रंप की बैठक का मतलब क्या है? ट्रंप ने अधिकारियों के साथ बैठक की, अपने नेताओं के साथ बैठक की। मतलब यह कि ट्रंप ये तय कर चुके हैं कि जंग में उन्हें उतरना है, लेकिन कब और कैसे उतरना है, किस वक्त उतरना है, ट्रंप इसकी तैयारी कर रहे हैं। और कहां-कहां अमेरिका के टारगेट होने वाले हैं ईरान के अंदर, इस पर ट्रंप बात कर रहे हैं। ये ट्रंप का वॉर रूम, मीटिंग रूम आप कह सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग में उतरने के लिए तैयारी कर चुका है अमेरिका। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में हमले को लेकर बड़ा दावा है। इस सप्ताह के अंत में अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिका के बड़े अधिकारी बाकायदा हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान में संकेत मिले हैं। दावा है कि ट्रंप ने अटैक प्लान को मंजूरी दी है और फिलहाल फाइनल ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। हमला होगा या नहीं यह सिर्फ मैं जानता हूं, ट्रंप कह रहे हैं। 1 सेकंड पहले अंतिम निर्णय लेना पसंद है। ईरान इजराइल पर जल्द वॉर रूम की बैठक होगी और इसी बैठक में हमले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले देखिए टारगेट कौन सा है। टारगेट 1 है नतांज परमाणु ठिकाना। अमेरिका के निशाने पर ईरान का परमाणु ठिकाना है और नतांज में ईरान का सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना है। इजराइल ने इसी ठिकाने पर हमला किया और
इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल माना जाता है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी काफी ज्यादा संवेदनशील है। यहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा ऑपरेट होता है। यह है टारगेट 2 फोर्डो परमाणु ठिकाना। फोर्डो में ईरान का बड़ा न्यूक्लियर बेस है। फोर्डो में उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी हैं, यानी जो यूरेनियम को शुद्ध करती हैं। 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन कर सकती हैं। परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम को 90% शुद्ध किया जा रहा है। यहां पर पहाड़ों के 300 फीट नीचे ईरान का यह न्यूक्लियर बेस है। और तीसरा टारगेट खुद अयातुल्ला खमनेई है। अमेरिका इजराइल के निशाने पर सुप्रीम नेता भी हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने खमनेई को सीधी धमकी दी है। इसके बाद खमनेई ने खुद को बंकर में छिपा लिया, ऐसी खबरें आई। ट्रंप ने कहा था हमें पता है कि खमनेई कहां छिपे हैं। खमनेई को मारना कोई मुश्किल नहीं है। अमेरिका के जंग में उतरने पर ये 3 सबसे बड़े टारगेट है अमेरिका के। सुनिए जरा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Not have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि युद्ध और परमाणु हथियार रखने के बीच चुनाव करना हो तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ईरान पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हुआ तो वो कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने में अभी भी देर नहीं हुई है। Too much devastation. तो आइए मैं बताऊं कि अमेरिका के टारगेट पर है परमाणु ठिकाना, वो है नतांज। ये आप देख रहे हैं नतांज पर इससे पहले इजराइल ने अटैक किया है। आप देखिए ये नतांज पर जो ढांचे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उड़ा दिया है, ये उड़ा दिया है, ये उड़ा दिया है, लेकिन ये ऊपरी हिस्सा उड़ाया गया है। नीचे कैसे अटैक होगा, नीचे तक मिसाइल कैसे जाएगी, ये सवाल है। अगली तस्वीर देखिए कैसे जाएगी। ये है वो मिसाइल, कल मैंने आपको दिखाई थी। इसे कहते हैं बंकर बस्टर बॉम्ब। लेकिन अब दूसरा सवाल आ गया है, क्या ये बंकर बस्टर बम भी वहां तक पहुंच पाएगा? अब ट्रंप के लिए चुनौती यही है। ट्रंप इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये बंकर बस्टर बम क्या वहां नीचे सुरंग तक पहुंचेगा? अगली तस्वीर देखिए, ये बंकर बस्टर बम काम कैसे करता है। ये मिसाइल अंदर जाती है, एनिमेशन कल मैंने आपको दिखाया था, आज उसके आगे का हिस्सा दिखा रहा हूं। ये अंदर जाएगा, ये बंकर को फाड़ेगा और उसके बाद ब्लास्ट होगा। आपको बताऊं कि फोर्डो के आगे क्या जहां न्यूक्लियर साइट है ईरान की, वहां अमेरिका का बंकर बस्टर बम भी नहीं जा पाएगा। अब चुनौती अमेरिका के सामने ये फोर्डो ईरान का दूसरा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है और यह पहाड़ी में 295 फीट यानी 90 मीटर नीचे है। कोई भी देश इसे हवाई हमले से तबाह नहीं कर सकता है। 5 सुरंगों को काटकर गहराई में बंकर बनाया गया है। इसकी सुरक्षा के लिए S-300 तैनात कर दिए ईरान ने। ट्रंप ने खुद फोर्डो को लेकर सैन्य सलाहकारों से सवाल पूछा है कि ईरान के फोर्डो को बंकर बस्टर बम तबाह कर सकता है या फिर नहीं। सवाल ये, दरअसल अमेरिका का बंकर बस्टर बम बेहद घातक है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम कहा जाता है और इसका वजन 13,600 किलो और लंबाई इसकी 20 फुट की होती है और इसमें 2200 किलो से ज्यादा विस्फोटक लगाया जा सकता है जिससे बड़ा धमाका हो। यह धरती फाड़ बंकर बम एक गाइडेड बम होते हैं जो जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकर को नेस्तनाबूद कर सकता है। धरती के नीचे 200 फीट से अधिक गहराई में तबाही के लिए इसे बनाया गया है। धरती के इतना नीचे कोई आम मिसाइल काम नहीं कर सकती है। यह पेनिट्रेटर बम कई चरणों में काम करता है। पहला, धरती की सतह पर धमाके के साथ अंदर घुसता है, कई विस्फोट करते हुए यह अंदर तक प्रवेश कर जाता है। इसके बाद धरती के नीचे सुरक्षित बंकरों को तबाह कर देता है। लेकिन बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किसी युद्ध में नहीं हुआ अब तक। इस वजह से सवाल उठ रहे हैं, क्या बंकर बस्टर बम काम आ पाएगा? ट्रंप ने भी इसको लेकर अपने विशेषज्ञों से राय मांगी है। अमेरिका भी अभी निश्चित नहीं है कि यह बम काम कर पाएगा या नहीं।
अगर ये बम ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र को तबाह नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में फंस सकता है, उसकी सुपर पावर की इमेज को तगड़ा झटका लग सकता है और इसी वजह से अमेरिका के जंग में उतरने पर फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन अमेरिका एक्शन में जरूर नजर आ रहा है। अमेरिका ने अपने फाइटर्स मूव कर दिए हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। तस्वीरें दिख रहे हैं आप, इस तरह की तस्वीरें साइप्रस से आई हैं। बताया जा रहा है अमेरिका ने अपने फाइटर, अपने विमानों को मूवमेंट शुरू कर दिया है। तो मिडिल ईस्ट में अकेले अरब मुल्कों के दरमियान अमेरिका के 180 फाइटर जेट मौजूद है पहले से। तो अमेरिका ने क्या क्या तैयारी कर ली है, ईरान के इर्द गिर्द किस किस की तैनाती की है, देखिए। सबसे पहले फाइटर जेट, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 180 फाइटर जेट तैयार हैं। F-16, F-22, F-35 और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। F-22 और F-35 विमान तो स्टेल्थ क्षमताओं वाले हैं, मतलब कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। इजराइल ने F-35 से ही ईरान में तबाही मचाई है और अब अमेरिका ईरान की घेराबंदी बढ़ा रहा है। यह है बॉम्बर, डिएगो गार्सिया में B-2 और B-52 बॉम्बर तैनात कर दिए। ईरान से 4000 किलोमीटर दूर सैन्य बेस पर तैनात हैं, लेकिन यह विमान लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है और बंकर बस्टर बम गिराने की क्षमता भी यही रखता है। यानी डिएगो गार्सिया से ईरान अमेरिका के टारगेट पर है। वॉरशिप निमित्ज मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़ा युद्धपोत में होती है। इसमें 60 फाइटर जेट तैनात होते हैं और यह मिसाइल हमले करने में को रोकने में भी सक्षम है। अमेरिका के यूएसएस गेराल्ड को भी मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। यूएसएस गेराल्ड दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। यह F-35 जैसे खतरनाक फाइटर प्लेन से लैस होता है। यह है इनकी ताकत। सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट समरपाल साहब बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका घेराबंदी कर रहा है। जिस तरीके से दृश्य आ रहे हैं, ये जायज सी बात है कि ईरान को चारों ओर से घेर लिया गया है और जिस तरीके से आसिफ मुनीर की मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई है, तो अब पाकिस्तान की तरफ से काफी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका की हो सकती है संभव। और सऊदी अरेबिया देख लें, वहां पे अमेरिका के बेसेस हैं, यूरोप में बेसेस हैं, इराक में भी बेस है। तो कम से कम 45 यूएस मिलिट्री बेसेस मौजूद है और 50,000 की तादाद में अमेरिका के जो सिपाही हैं वो इन अलग अलग भिन्न भिन्न देशों में मौजूद हैं, तैनात हैं। तो जायज सी बात है कि सबसे सेफ जो ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है वो काफी हद तक सिर्फ पाकिस्तान के ही धरती से हो सकता है। अब देखिए जरा, समरपाल साहब को आपने सुना। अमेरिका जंग में अगर कूदा तो अमेरिका को धमकी मिल रही। धमकी कौन दे रहा है, देखिए जरा। पुतिन और किम जोंग धमका रहे हैं, कह रहे हैं गलती से भी गलती मत करना। देखिए क्या कह रहे हैं पुतिन, और पुतिन को ट्रंप आईना दिखा रहे हैं, पहले अपना घर देख लो। पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी है कि मैं जंग रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार हूं। पुतिन ने कहा हम इजराइल ईरान के झगड़े को सुलझा सकते हैं। रूस एक ऐसा समझौता कराने में मदद कर सकता है जिससे ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की अनुमति मिले, साथ ही इजराइल की सुरक्षा चिंताएं दूर हों। रूस ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सेना भेजेगा तो इससे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ जाएंगे। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप को पुतिन का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रंप ने उल्टे पुतिन को सलाह दे दी है, कहा पहले रूस यूक्रेन युद्ध देख लो, उसे सुलझा लो, फिर मिडिल ईस्ट की चिंता करना। किम जोंग कह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा इजराइल अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से आगे बढ़ रहा है। यह हालात मिडिल ईस्ट को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। इजराइल शांति के लिए कैंसर है। ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की किम जोंग ने। इजराइल पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है, यह कह रहे हैं किम जोंग। सुनिए जरा पुतिन कैसे अमेरिका को ललकार रहे हैं।
происходящих там внутриполитических процессов. इजराइल और ईरान की शत्रुता समाप्त कराने पर काम करना चाहिए और समझौते पर आने का रास्ता तलाशना चाहिए जो कि दोनों देशों के हित में होगा। हमने ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मॉस्को के प्रस्तावों को साझा किया है। शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान के हितों को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ इजराइल की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को दूर करना संभव है। तो अमेरिका जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका में ही ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर निकले, टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। टाइम्स स्क्वायर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईरान के लोग ईरान के फेवर में, समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका इस वॉर में ना घुसे, नो यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह है सिजल मिसाइल जो आप देख रहे हैं। इस मिसाइल को दागा है ईरान ने इजराइल पर और इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया। देखिए, यह है वो मिसाइल। इस मिसाइल से अटैक किया गया है इजराइल पर और इजराइल के उस अस्पताल पर। ये देखिए, ये मिसाइल जब आसमान में नजर आई, जब दागी गई, ये उस वक्त की तस्वीर है। मिसाइल आसमान में दागी गई और सीधे जाकर इजराइल के अस्पताल पर गिरी। देखिए अस्पताल के हालात, ये है वो अस्पताल। बाहर की तस्वीरें मैं आपको अस्पताल की दिखा रहा हूं। पूरे अस्पताल में धुआं आपको नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई टारगेट हुए। देखिए अस्पताल का हाल। अस्पताल के अंदर आपको लिए चलता हूं। अस्पताल में पेशेंट थे, मरीज थे, डॉक्टर्स थे। अफरा तफरी मच गई जैसे ही मिसाइल गिरी आकर। פה נפל הטיל, נפל בסורוקה הטיל. תראו מה קרה לי לבית חולים, תראו. פה עמדתי, תראי כל הדלת עפה עליי. תראו כולם רצים, תראו את האנשים. अब देखिए, ईरान का दावा यह है कि इजराइल ने अस्पताल की बिल्डिंग के ऊपर, अस्पताल था और नीचे देखिए टैंक्स खड़े। ईरान का दावा यह है कि इजराइल ने अस्पताल की आड़ में अपना बेस बना रखा था, नीचे हथियार छिपा रखे थे। ये कितना सच है कितना झूठ ये ईरान बता सकता है, लेकिन ये ईरान ने ही जारी किया है कि ऊपर अस्पताल और नीचे सैन्य बेस। इसलिए इस अस्पताल पर हमला किया गया। लेकिन इस अस्पताल में उस वक्त कितने मरीज मौजूद थे ये मैं आपको बताऊं। जैसे गाजा में इजराइल ने अस्पतालों पर बम बरसाए थे, उसी तरह ईरान इजराइल के अस्पतालों पर हमले कर रहा है। ईरान का दावा है कि अस्पताल ने नीचे इजराइल का खुफिया सैन्य ठिकाना है, यहां पर इजराइल ने टैंक और अपने भारी हथियार छिपा रखे हैं। बीरशेबा शहर के ऐसे ही एक अस्पताल में ईरानी मिसाइल गिरी। सोरोका अस्पताल में हमले में से 47 लोग जख्मी हो गए हैं, 3 की हालत गंभीर है। लेकिन इस हमले से 10 लाख लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि हर साल करीब 10 लाख लोगों का सोरोका में इलाज होता है। सोरोका की गिनती इजराइल के सबसे अच्छे अस्पतालों में होती है। ये राजधानी तेल अवीव से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है और इजराइल के दक्षिणी हिस्से का सबसे बड़ा अस्पताल है। सोरोका 11,000 से ज्यादा बिस्तर वाला अस्पताल है। 65 साल पहले बने अस्पताल का कई बार विस्तार हुआ। अब 2 लाख वर्ग मीटर में फैले अस्पताल में 30 बिल्डिंग हैं।
ईरान के हमले से अस्पताल के कई वार्ड तबाह हो गए। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने सेजल मिसाइल से हमला किया है और इस अस्पताल में सारी हाईटेक सुविधाएं और इलाज मौजूद है, लेकिन हमले से अस्पताल की सेवाओं पर भारी असर पड़ा है। सोरोका अस्पताल के ऊपर कई हेलीपैड बने, लेकिन इतना नुकसान हुआ है कि हेलीकॉप्टर अब नहीं उतर सकते हैं। हालत यह है। इस स्थिति में खुद नेतन्याहू अस्पताल देखने के लिए पहुंचे हैं। कितना नुकसान हुआ है नेतन्याहू आप देख रहे हैं। अस्पताल बिल्डिंग के ठीक सामने नेतन्याहू खड़े हैं। जिस जगह पर भी इस तरह के बड़े हमले ईरान कर रहा है वहां फौरन ग्राउंड जीरो पर नेतन्याहू पहुंच रहे हैं। उनके सामने बड़ी चुनौती है, लोगों को भी देखना है और वॉर को भी देखना है। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। इस ऑपरेशन के अंत तक इजराइल के लिए कोई परमाणु खतरा नहीं रह जाएगा और न ही बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा रहेगा। इजराइल ने पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। ईरान का कोई भी टॉप लीडर अब हमारे हमलों से बच नहीं सकता, वो चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ही क्यों ना हो। अब देखिए, जिस मिसाइल से हमला किया है ईरान ने पहली बार यह मिसाइल निकाली है। यह है सेजिल मिसाइल। इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। ये बहुत ताकतवर भी है और बहुत खतरनाक भी है, लेकिन ईरान अपने लगभग सभी बड़े हथियार निकाल चुका है और अब वो बड़े हथियारों से ही इजराइल पर अटैक कर रहा है। देखिए जरा इस मिसाइल की खासियत। यह है सेजिल मिसाइल। सेजिल ईरान के पिटारे की अचूक मिसाइल है। ईरान ने जंग में पहली बार इसका इस्तेमाल किया है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, यानी पूरा इजराइल सेजिल की जद में आता है। दूसरी पीढ़ी की यह मिसाइल बहुत खतरनाक मानी जाती है। सॉलिड फ्यूल से चलती है तो तेजी से लॉन्च हो सकती है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि टारगेट की ओर घूम घूम कर यह हमले करती है। यह आवाज की गति से 12 से 14 गुना तेज है। अपनी तेजी के चलते दुश्मन के रडार को धोखा दे सकती है। मतलब इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल काम है। इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया है इसने और इजराइल के कई ठिकानों में तबाही मचाई है। दावा है कि चीन की मदद से ईरान ने यह मिसाइल बनाई है। 2008 में पहली बार सेजिल मिसाइल का टेस्ट किया गया, फिर चीन की मदद से इसकी रेंज और बढ़ाई गई। सेजिल के अटैक और तैयारी से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि 2 से 2500 किलोमीटर तक ये अचूक मार कर सकती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बहुत से सैन्य बेस हैं जो इसके जद में आते हैं, यानी 8 देशों में अमेरिका के 19 सैन्य ठिकाने भी खतरे में हैं, इसलिए टेंशन है। सुनिए जरा ईरानी सेना क्या कह रही है। ईरान का अब इजराइल के आसमान पर कब्जा हो चुका है। फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमला इजराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का सीधा संदेश है। इजराइल और नेतन्याहू कान खोलकर एक बात सुन लें, ईरान की गूंजती मिसाइलें तुम्हें पनाहगारों से बाहर एक पल भी चैन से नहीं रहने देंगी। अब सवाल यह है कि ईरान अपने बड़े बड़े और घातक हथियार से हमले कर रहा है। 25 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जब 25 एक के बाद एक इजराइल में गिरी, उसके बाद तबाही का मंजर देखिए जरा। इजराइल की इमारतों की तस्वीर आप देख रहे हैं। एयर कंडीशन जो बिल्डिंग में आप देख रहे हैं सब लटके हुए हैं। गाड़ियां की हालत आप देख रहे हैं, पूरी तरह से इमारतों का मलबा गाड़ियों पर दिख रहा है। चारों तरफ धुआं आपको नजर आ रहा है। धमाके के बाद की तस्वीर है, मलबे का धुआं चारों तरफ दिख रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। ईरान लगातार एक के बाद एक मिसाइल हमले कर रहा है और ये मिसाइल सीधे ईरान से आकर इजराइल में गिर रही हैं, यानी कई देशों को पार करते हुए ये मिसाइल इजराइल आ रही हैं। देखिए कौन कौन से देश के आसमान से ईरान मिसाइल पार करते हुए इजराइल पहुंचा रहा है और कौन सी मिसाइल कितनी देर में पहुंच रही है, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए जरा कौन कौन से देश बीच में है। इराक पड़ रहा है, जॉर्डन पड़ रहा है, सीरिया पड़ रहा है, ईरान लेबनान पड़ रहा है। यानी ईरान की मिसाइल देखिए इराक का हवाई स्पेस, सीरिया का हवाई स्पेस, लेबनान का हवाई स्पेस पार करके जा रही है
और दूसरे बॉर्डर से दागी जाए तो इराक जॉर्डन का एयर स्पेस पार करके जा रही हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो दाग रहा है ईरान, ये 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, ये लगभग 5 मिनट का वक्त लेती हैं, 3 से 5 मिनट। सुपरसोनिक मिसाइल जो दाग रहा है ये 7 मिनट का वक्त लेती हैं। सेजल मिसाइल लगभग 5 मिनट का वक्त लेती है ईरान से इजराइल पहुंचने में। फतेह 1 जो दागी है वो 6 से 7 मिनट में पहुंच जाती है। फिर से प्ले कीजिए जरा इसे, मैं आपको बताऊं कौन सी मिसाइल कितनी देर में पहुंच रही है। बैलिस्टिक मिसाइल जो दाग रहा है ये 12 मिनट में पहुंच रही है। सुपरसोनिक मिसाइल 7 मिनट में ईरान से पहुंच रही इजराइल। सेजल 5 मिनट में पहुंच जाती है और फतेह 6 से 7 मिनट में पहुंच जाती है। यह है इसकी ताकत। अब देखिए क्या कह रहा है इजराइल डिफेंस मिनिस्टर, क्या कह रहे हैं। खामनेई जैसा तानाशाह जो ईरान जैसे देश का मुखिया है और जिसने इजराइल के विनाश को अपना मिशन बना लिया है, अब उसका वजूद और नहीं रहेगा। IDF को निर्देश दे दिए गए हैं और वो जानते हैं कि हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं रखेंगे। तो इस तरह से जब मिसाइल गिर रही है तो खुद नेतन्याहू भी खतरे में है, इसलिए नेतन्याहू की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। नेतन्याहू कब कहां जा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, जहां हमले हो रहे हैं वहां भी जा रहे हैं, इसलिए वो खास सुरक्षा घेरे में हर वक्त रहते हैं। खास कमांडोज के इर्द गिर्द, उनके इर्द गिर्द रहते हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, नेतन्याहू का गाड़ियों का जो काफिला है, ये देख रहे हैं नेतन्याहू का काफिला, खास कार में नेतन्याहू सवार होते हैं। देखिए जरा, नेतन्याहू के घर पर भी पिछले दिनों अटैक हुआ। नेतन्याहू ने बताया था उनके घर की खिड़की तक ईरान की मिसाइल आकर गिर गई थी। नेतन्याहू की गाड़ी की खासियत मैं आपको दिखाऊं, यह है उनकी कार जिसमें चलते हैं नेतन्याहू। नेतन्याहू दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अध्यक्षों में से एक हैं और इस समय जंग के बीच उनकी कार बहुत सुर्खियों में। नेतन्याहू हमेशा आधिकारिक कार ऑडी A8L में दिखते हैं। लग्जरी कार होने के साथ ही ये सड़क पर चलता फिरता टैंक भी है। VR10 लेवल की सुरक्षा है, इसे मजबूत स्टील से बनाया गया है। इस कार के नीचे धमाकों से बचाने वाली एक परत लगी है, इससे शक्तिशाली धमाका होने पर कोई असर नहीं होगा इस पर। इसके शीशे VR9 लेवल के हैं जो कि गोलियों से बचाते हैं। AK-47 और स्नाइपर तक की गोलियां असर नहीं करती हैं इस पर। इसमें आग लगने पर आग बुझाने का सिस्टम भी लगा है, यहां तक कि जहरीली गैस होने पर भी कार में साफ हवा मिलती है। पंचर होने की स्थिति में भी 80 किलोमीटर तक कार दौड़ सकती है। अगर इमरजेंसी स्थिति में कार का गेट नहीं खुल रहा है तो इसके लिए दरवाजों के कब्जों को उड़ाने का सिस्टम भी है। इसकी इमरजेंसी में गेट उड़ाकर कार से निकल भी सकते हैं बाहर। कार को सुरक्षित बनाने के लिए कार में 1200 हिस्से बदले गए। फिलहाल इस कार में नेतन्याहू पूरी तरह से सुरक्षित हैं और खास सुरक्षा घेरे में है। तो न सिर्फ ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है बल्कि नेतन्याहू भी सोच समझ कर अटैक कर रहे हैं। अब तक ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है वीडियो कि ईरान के कितने कमांडर हमने मार दिए। आइए आपको बताऊं, और साथ ही साथ ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल ने ईरान के न्यूज चैनल पर अटैक किया है। ये वो तस्वीर है, न्यूज चैनल खाली हो गया, लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। حدود ساعت 18:34 خانم امامی مجری شبکه خبر با دیگر عوامل از ساختمان خارج می‌شوند. न्यूज चैनल खाली हो गया, पीसीआर की पूरी टीम भाग गई है। प्राइमरी कंट्रोल रूम की टीम देखिए सब छोड़कर भाग गए।
ये न्यूज रूम खाली हुआ, स्विचर वहां बैठा हुआ था, स्विचर भी कुर्सी छोड़कर भाग गया। भाई अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये ईरानी न्यूज चैनल की तस्वीर है जिसे हैक कर लिया इजराइल ने। वहां खबर चल रही थी हमलों की, और ईरान में ही जब प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट जो हिजाब के खिलाफ हो रहा था, अचानक वो वीडियो उनके टीवी चैनलों पर चलने लगा। तो जंग में दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। देखिए ईरान को कितना नुकसान हुआ है और इजराइल को कितना नुकसान हुआ। अब तक 639 लोगों की मौत ईरान में हो चुकी है, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 72 घंटे में इजराइल के हमले में 224 की मौत हुई है, और हर घंटे ईरान में 4 लोग मारे जा रहे हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 9 परमाणु वैज्ञानिक, 11 सैन्य कमांडर मारे गए। इजराइल के हमले में 20 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। ईरान के 120 से अधिक मिसाइल लॉन्चर तबाह हुए हैं। 40 एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। इजराइल ने ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है, और हमले में ईरान की विदेश मंत्रालय की इमारत तबाह हो गई है। तेहरान में रक्षा मंत्रालय की इमारत पर हमला हुआ। इजराइल को भी नुकसान हुआ है। ईरान के आज के हमले में 176 लोग घायल हो गए, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, 24 की मौत हुई है, 804 घायल हैं, 755 लोग मामूली रूप से घायल हैं। ईरान ने F-35 लड़ाकू विमान को गिराने का दावा किया है। इजराइल के करीब 16,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। मोसाद के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है। ईरान ने स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर मिसाइल दागी। इजराइल के हमले के बावजूद इजराइल के शेयर बाजार में तेजी है, और इस वक्त स्थिति यह है कि दोनों नुकसान उठा रहे हैं। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं। दरअसल में ईरान ने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल, समय का इस्तेमाल, एनर्जी का इस्तेमाल किया है अपनी नई तरह की मिसाइल बनाने में, और जो उसके 3 हिजबुल्लाह, हुती और हमास हैं उनको आर्म करने में, उनको मदद करने में। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब एयर डिफेंस सिस्टम में उसका मेन है रशिया का दिया हुआ S-300। अब वो सिस्टम रशिया का है, बैटरीज चाइना की हैं, और लोकल स्पेयर पार्ट्स ईरान के हैं, यानी कि वो ठीक से इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, और इसीलिए वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब सोचिए जरा, इजराइल पहले से गाजा में जंग लड़ रहा है, लेबनान से जंग लड़ चुका है, तो कितना नुकसान और कितना खर्च ईरान और इजराइल कर रहे हैं। ईरान को भी जंग में बहुत खर्च करना पड़ रहा है। देखिए जरा, सारे हथियारों का इस्तेमाल हर रोज हो रहा है। ईरान 6 दिन में इजराइल पर करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत सोचिए 3 से 8 करोड़ के आसपास है। एक बैलिस्टिक मिसाइल की 3 से 8 करोड़। आज ही 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। उदाहरण के लिए जो सेजल दागी है, इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए, जबकि फतेह 1 हाइपरसोनिक की कीमत 8 करोड़ के करीब है। यानी सिर्फ मिसाइल हमले में खर्च 2000 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल पर हजारों ड्रोन दाग दिए हैं। 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पर हमले में महंगे ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह के ईरान के एक ड्रोन शाहिद 136 की कीमत 41 लाख रुपए। इसके अलावा इजराइल के हमले रोकने में भी ईरान खर्च कर रहा है, और इजरायली हमले रोकने के लिए रूसी S-300 की तैनाती की है, और इस डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल 80-80 करोड़ रुपए की है। इजरायली हमलों ने ईरान के तेल कुओं और सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए। इससे ईरान को अरबों डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, और ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की लागत इजराइल की तुलना में कम है, क्योंकि 2024 में इजराइल पर हमले में ईरान ने करीब 540 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च किए थे ईरान ने, जबकि इन्हीं हमलों को रोकने के लिए इजराइल का खर्च 92,000 करोड़ रुपए था। आइए अब मैं आपको बताऊं कि ईरान कितना खर्च कर रहा है, लेकिन इजराइल भी खर्च कर रहा है। देखिए इजराइल का खर्च कितना है। इजराइल ईरान से युद्ध पर हर दिन 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हर दिन 6,000 करोड़। 2,000 करोड़ रुपए सिर्फ हर दिन रक्षा प्रणाली पर खर्च हो रहा है, यानी
देशों को खुद को बचाने में बहुत पैसा खर्च होता है। इजराइल का सबसे ज्यादा खर्च मिसाइल रक्षा प्रणाली पर है और हमलों से सुरक्षा में आयरन डोम, एरो 3 जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। एरो डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल सोचिए 16 करोड़ रुपए की है। ईरान पर शुरुआती हमलों में करीब 5000 करोड़ का खर्च आया है। इसमें उड़ान, घंटे और परमाणु ठिकाने पर अटैक का खर्च शामिल है। सैन्य खर्च के अलावा नागरिक संपत्ति को नुकसान हुआ है। ईरान ने अस्पताल और मोसाद के हेडक्वार्टर की इमारत उड़ा दी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में इजरायली घरों पर हमले में तबाही हुई है। अनुमान है कि इजराइल की जीडीपी वृद्धि दर पर 4.3 से घटकर यह 3.6 हो गई। इस जंग में इजराइल को अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जितना गाजा और लेबनान के साथ भी नहीं हुआ है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए इजराइल से। मैं एक ऐसे घर पे अभी हूँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर तेल अवीव से, और आप देख सकते हैं सामने ये जो दरवाजा है, वो दरवाजे के जो भी शीशे हैं वो सारे टूट गए। और मैं आपको यहाँ पे देखूँ ना, फर्श में पूरे शीशे यहाँ पे बिखरे पड़े हैं और घर के जो सामने वाला एरिया है वो पूरा टूट गया है। लेकिन जो हम बोलते हैं इसराइल में जो सेफ रूम के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सेफ रूम के चलते लोगों की जो जिंदगी बचती है, मैं आपको वो जैसे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेफ्टी रूम है नीचे। यहाँ पे वो सेफ रूम में मैं अगर आपको लेके चलूँ तो आपको समझ आएंगे कि यहाँ पे जो सेफ रूम है, उस सेफ रूम में कोई खरोच भी नहीं आया किसी को, क्योंकि ये जो दरवाजे है, इस दरवाजे के भीतर जो भी लोग थे उनको कुछ नहीं आया। भले बाहर किसी को वहां पे रहते तो उनको चोट लगते, पूरे खिड़की, दरवाजे और बाहर एकदम जो दीवार है वो तो गिर गया है, लेकिन जो सेफ रूम है उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो रिपोर्टर को आप देख रहे थे, ये सेफ रूम में मौजूद था, यानी वहां पहुंच गया जो वहां बेसेस और अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि नेतन्याहू खमनेई की तरफ आंखें तरेर रहे हैं और खमनेई नेतन्याहू को चुनौती दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालात ऐसे हैं कि जंग आसानी से रुकने वाली नहीं है। ईरान से जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। 2 खतरनाक चुनौतियों से घिरा है इजराइल, एक परमाणु, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा। इन खतरों को खत्म करने के लिए जंग में उतरे दोनों खतरों को एक एक कर खत्म कर रहे हैं। तेहरान के आसमान पर आईडीएफ का नियंत्रण है। ईरान पर बहुत जोरदार हमला हुआ है। आईडीएफ ने एटमी ठिकानों पर हमला किया है। लड़ाई सैन्य शक्ति की नहीं, अस्तित्व की है। इजराइल के महान मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। और इजरायली रक्षा मंत्री की खमनेई को सीधी धमकी। अस्पताल पर हमला कर ईरान ने युद्ध अपराध किया है, अब खमनेई को ही खत्म कर देंगे, ये इजराइल का कहना था। अब देखिए खमनेई क्या कह रहे हैं। अमेरिका को चेतावनी दी, अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो इससे सिर्फ नुकसान ही बढ़ेगा। ईरान की सेनाएं रक्षा को तैयार हैं। इजराइल ने एक बड़ी गलती की है, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ईरान शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेगा। खमनेई ने ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया। ट्रंप ने बिना शर्त सरेंडर करने की अपील की थी। जो लोग ईरान और उसके इतिहास को जानते हैं वो खतरों की भाषा नहीं बोलते हैं। ईरान ने शांत, बहादुर और समय पर प्रक्रिया की। खमनेई ने इसे ईरान की राष्ट्रीय ताकत बताया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अयातुल्लाह खमनेई। अमेरिका सुन ले, हम किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिका सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका ने कोई भी सैन्य दखल दिया तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। इजराइल ने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर बहुत बड़ी गलती की है। ये ईरान का रेड लाइन है और जो इसे पार करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। इजराइल को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ जंग चल रही है, अमेरिका जंग में कूद सकता है। मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे, एक बड़ा मुसलमानों का ठेकेदार देश पाकिस्तान और उनके चीफ, आर्मी चीफ मुनीर अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे और देखिए ट्रंप ने क्यों बुलाया इन्हें। जो जानकारी मिल रही है वो चौंका देने वाली है। एक तरफ तो दिखावे के लिए ये ईरान के साथ खड़े होते हैं, लेकिन क्या कर रहे थे ट्रंप के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाक आर्मी चीफ के साथ लंच किया। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मुनीर के साथ बंद कमरे में मुलाकात की। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने मुलाकात पर कहा है
मुनीर ने ट्रंप को भारत पाक जंग रुकवाने का क्रेडिट दिया था और मुनीर ने ट्रंप को शांति का नोबेल देने की भी मांग कर दी है। मुनीर के इस बयान से ट्रंप बहुत खुश हो गए। सम्मान के लिए ट्रंप ने मुनीर को लंच के लिए बुला लिया और ट्रंप ने भी पाक आर्मी चीफ की तारीफ कर दी। कहा भारत पाक जंग रुकवाने में इनकी बड़ी भूमिका थी, जबकि ये खुद डरे हुए थे, बंकर में थे, परिवार बाहर भेज दिया था। मुनीर के साथ ईरान इजराइल संघर्ष पर भी चर्चा हुई। मुनीर ने अमेरिका के साथ आतंकवाद विरोधी साझेदारी की तारीफ की है। सोचिए, मुनीर जो खुद आतंकवादियों को स्पॉन्सर करते हैं, वो भी आतंकवाद पर बात करते हैं। दोनों की मुलाकात पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा विभाग है। माइकल रूबिन ने कहा ट्रंप इसलिए पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का साथ चाहिए। ट्रंप को पाकिस्तान चाहिए ईरान के खिलाफ। ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद होगा क्या कि ईरान के जब परमाणु कार्यक्रम नष्ट हो जाएंगे तो उससे जुड़े सामान को पाकिस्तान शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि दोनों की सीमाएं लगती हैं। ट्रंप पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहे हैं क्योंकि उन्हें इस दोस्ती से कुछ हासिल करना है। वो चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। दावा है ट्रंप ने मुनीर से एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर मदद मांगी है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पाक के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए, यह कितनी बड़ी चीज होगी कि ईरान पर हमले के बाद उसका परमाणु का कचरा पाकिस्तान चला जाए। अब बात है जंग के दरमियान जो भारतीय हैं उनकी वापसी शुरू हो गई है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, भारतीय किस तरह से बस में सवार हुए हैं और अलग अलग जिन शहरों के रहने वाले हैं वहां पहुंच रहे हैं। लगभग सभी देश अपने लोगों को निकालना चाहते हैं, लेकिन भारत वो पहला देश है जो सबसे पहले अपने मुल्क के लोगों को वहां से निकाल कर ला रहा है। जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू हो गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। अब तक ईरान से 2 विमान भारतीयों को लेकर भारत आए हैं। एक विमान में 110 भारतीय छात्रों की ईरान से वापसी हुई, जबकि दूसरे विमान में डिप्लोमैट्स के परिवार तेहरान से लौटे हैं। आर्मेनिया के रास्ते से होकर भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। 1500 छात्रों समेत करीब 10,000 भारतीय ईरान में फंसे हैं और 10,000 भारतीयों में से 110 की वापसी हो चुकी है, जबकि बाकी भारतीयों को भी वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। ईरान के साथ ही इजराइल में भी करीब 40,000 भारतीय फंसे हैं। इनमें ज्यादातर इजराइल में काम करने वाले भारतीय मजदूर हैं और इन सभी भारतीयों को निकालने का मिशन भी जल्द शुरू होगा। भारतीयों को जमीन और समुद्री रास्ते से निकाला जाएगा। अभी इजराइल में सभी को सुरक्षित जगह रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल भारत सरकार इजराइल के साथ रेस्क्यू पर बात कर रही है। 2 C-2 परिवहन विमान और 120 सैनिक अफ्रीकी देश में रखे गए हैं और ये दोनों विमान इजराइल ईरान में फंसे लोगों को निकालेंगे। ईरान में करीब 280 जापानी नागरिक इस समय फंसे हुए हैं और जबकि इजराइल में अभी करीब 1000 जापानी लोग मौजूद हैं। चीन इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी में। दूतावास ने बसों से नागरिकों को निकालने की घोषणा की है। चीनी नागरिकों को ताबा बॉर्डर के रास्ते मिस्र ले जाया जाएगा और यह इजराइल के शहर तेल अवीव से करीब 360 किलोमीटर दूर है। यह बॉर्डर क्रॉसिंग मिस्र के सिनाई इलाके की सीमा के पास बना है और सीमा पार करने के बाद चीनी नागरिक मिस्र से चीन लाए जाएंगे। इंडोनेशिया देखिए, ईरान से अपने नागरिकों को निकालने का ऐलान किया इंडोनेशिया ने। अजरबैजान या आर्मेनिया से लोगों को निकाल सकता है, हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट योजना की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान में 386 और इजराइल में 194 इंडोनेशियाई हैं। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ईरान से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। ईरान में नागरिकों के रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, जबकि इजराइल से कुछ नागरिक निकाले गए हैं ऑस्ट्रेलियाई। ईरान में 1500, इजराइल में 1200 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। सुनिए जरा जिन लोगों को निकाला गया है, उससे पहले कीर्तिवर्धन क्या कह रहे हैं और वो लोग क्या कह रहे हैं जिन्हें निकाला गया। जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है।
कि हम इंडिया में अपने वापस आ गए हैं, अपने लोग हैं, अपनी गवर्नमेंट है, सब जो है अपने लोग हैं। इतना अच्छा लग रहा है, अपनी फैमिली से मिलेंगे। अब अचानक से वापस आना पड़ा, उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है वापस आके, और हम बहुत ग्रेटफुल है इंडियन एम्बेसी के, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। सरकार को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ऐसे सिचुएशन से निकाला, और वहाँ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने से पहले ही उन्होंने सबसे पहले हमें निकाला। रात भर मिसाइल्स देखना, ड्रोन्स देखना, ये चीज़, फिर स्ट्राइक देखना, उससे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इस वजह से जो हमारे एम्बेसी ने, उन्होंने बहुत जल्द काम किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, आवर एम्बेसी ने बहुत क्विक काम किया, हमें बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। वहाँ पे हालात ख़राब होने से पहले ही हमें इवैक्यूएट कर लिया था। हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है, हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में। वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला, एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन। तो आप उन भारतीयों को सुन रहे थे जिन्हें वापस लाया गया है। खुद उनकी तारीफ से आपको अंदाजा होगा भारतीय सरकार ने किस तेजी से काम किया है अपने लोगों को लाने में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, राजा मर्डर, सोनम की सहेली की एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में। आइए आपको बताऊं कि सोनम की सहेली की एंट्री कैसे हुई। कल मैंने आपको बताया था सोनम ने एक शख्स संजय से लगभग सैकड़ों बार फोन पर बात की थी। वो संजय नहीं, वो राज कुशवाहा ही था। बाद में पता चला राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया। मर्डर केस में अब एक युवती का नाम सामने आ रहा है। अलका को मुख्य आरोपी सोनम की सहेली बताया जा रहा है। युवती कौन है? सोनम अलका से सारी बातें साझा करती थी। राजा रघुवंशी के परिवार ने अलका की भूमिका पर सवाल उठाए, हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का शक जताया। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा है कि अलका सोनम की बेहद करीबी दोस्त है, इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है और पुलिस को उसकी गहन जांच करनी चाहिए। परिवार ने सोनम के नार्को टेस्ट की मांग की ताकि हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आ सके। मेघालय पुलिस ने अलका की भूमिका पर कोई बयान नहीं दिया। शिलोंग पुलिस अलका की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस ने इंदौर में आज तीसरे दिन भी लोगों से पूछताछ की। सोनम की प्लाईवुड फैक्ट्री के कर्मचारियों से सवाल किए और काम करने वाली लड़कियों से सोनम को लेकर जानकारी ली गई है। सोनम अपने पिता के प्लाईवुड के कारोबार को संभालती थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सोनम के भाई। जब तो 8 दिन में उसने कबूल नहीं करा कि उसने मारा क्यों, अभी तक ये तो पता चला ही नहीं कि मारा क्यों, कि हर किसी की वजह होती है मारने की। ये तो मालूम पड़ा 2 दिन के रिमांड में, जो 8 दिन के रिमांड में बता नहीं पाई, वो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी। तो ये इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ बार कि वो लड़की गुमराह करने वो साथी रहे। बाकी जो सस्पेंस है वो तो हमको समझ नहीं आ रहा है। गुरुजी ने जो बोला है वो सही हो सकता है कि अपन हिंदू लोग हैं, हमारे हिंदू लोगों में गुरुजी को ज़्यादा मानते सभी जने। हम दबिश नहीं करा कि इनने बोला अच्छे भाई अब सर नार्को टेस्ट की जाँच किया, अपन लोग कितनी बार भी कर लें उसका हल एक ही चीज़ से निकला। नहीं, अभी पूछताछ वैसे नहीं की जा रही है। अभी ये सभी लोगों से पूछताछ जो भी इनसे रिलेटेड थे वो उन्हीं से पूछताछ करी जा रही है। अब मुझे आइडिया नहीं, जो भी इनके टच में थे, जितने भी लोग हैं, जो भी है, मतलब अब वो क्राइम ब्रांच उनके हिसाब से। आपको बुलाया था यहाँ पे या फिर आप आए थे क्या? अभी फिलहाल कुछ नहीं, बुलाया गया था मुझे। और कौन है अंदर जिनको पूछताछ की जा रही है आपके कर्मचारियों में? बहुत सारे लोग हैं। अब वो मतलब एक एक करके कर रहे हैं। अब मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं। आपके कर्मचारियों को बुलाया? आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं या फिर और कुछ दूसरे लोग हैं? नहीं, ऑफिस के कर्मचारी भी है, कुछ राज से रिलेटेड है वो भी है, मतलब सब अलग अलग है। अच्छा जी। आपको बुलाए थे तो आपसे किस संबंध में मतलब बात की है? नहीं, मुझे मेरे से अभी कोई बात नहीं हो पा रही है। और अब बारी है आज के सूत्र की। कोई भी बड़ी खोज या बड़ा काम करने के लिए कीमती उपकरण या बड़े साधन की जरूरत नहीं होती, बस कड़ी मेहनत और लगन चाहिए। जिंदगी का यह सूत्र दिया था भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। रमन साहब नोबेल सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। वो खुद कहते थे, मैंने अपनी खोज में कभी कीमती उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया। यहां तक कि जिस रमन प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और जो चांद पर पानी की खोज और कैंसर के इलाज में काम आती है, ऐसी अहम खोज में उन्होंने किसी उपकरण पर 200 रुपए से ज्यादा नहीं लगाए। पैसे या साधन से ज्यादा उन्होंने ज्ञान और सीखने पर ध्यान दिया है। वो एक ऐसे परिवार से थे जो शिक्षा को बहुत महत्व देता था। फिजिक्स में बैचलर्स और मास्टर की डिग्री रमन ने बहुत अच्छे नंबरों से हासिल की।
जल्द ही उन्हें वित्त विभाग में अच्छी नौकरी मिली और तब भारत में वैज्ञानिक शोध को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन सरकारी नौकरी में होने के बाद भी रमन साहब ने खोजबीन और सीखना बंद नहीं किया। पहले घर में ही एक छोटी सी लैब बनाई और उसी में प्रयोग करने लगे। फिर सरकारी नौकरी भी छोड़ दी और प्रकाश किरणों की खोज में जुट गए। पढ़ने और प्रयोग के साथ आसपास की चीजों से भी सीखते थे। एक बार समंदर से गुजर रहे थे तो उसका नीला रंग देखा और यहीं से प्रकाश पर अहम खोज रमन साहब की प्रभाव की शुरुआत थी। बाद में सीवी रमन को भारत रत्न समेत कई बड़े सम्मान मिले। दुनिया को प्रकाश पर नई जानकारी देने के साथ उन्होंने कई सूत्र दिए। उनमें से एक है, सच्चा ज्ञान सिर्फ रटने से नहीं मिलता है, इसके लिए जिज्ञासा, समर्पण और लगातार सीखना जरूरी है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।